रोज है, हम उसमें देखते हैं मुख्तलिफ असनाफ है। मुख्तलिफ असनाफ में ज़ाहिर है लिखा गया। तो जदीद उर्दू नस्ल की जब हम बात करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टाइल हैं, उनमें वेरिएशन है। जैसे हम कल देख रहे थे कि मथुरा देवी की बेटी दीपू या दीपी या दीप कौर एक नोवेल नगार एक सिचुएशन लेकर आया है। उस सिचुएशन में एक मंतिक है, एक लॉजिक है। तो उस कैरेक्टर के बैक ऑफ द माइंड एक फियर पैदा करना था। सो वो एक लंबे बालों वाला कब्रिस्तान के एरिया में सैयद का जिक्र लेकर आया है। और सैयद ने कभी कहा कुछ नहीं है। यानी राइटर जो है हमें ये भी दिखा रहा है कि भाई जो सैयद है वो सैयद बेजरर है, उसने दीपू को कभी कुछ कहा नहीं है। सैयद ने दीपू को कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन दीपू या दीप कौर या दीपी के बैक ऑफ द माइंड एक फियर को दिखाना था, खौफ को दिखाना था। तो जाहिर है कि राइटर जब बहुत ज्यादा गौर खोज करता है, ऑब्जर्वेशन उसकी उसमें डेप्थ होती है, वो फिर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी से भी वाकिफ होता है। तो उसने एक सिचुएशन क्रिएट की है। वो सैयद जो है वो कहता कुछ नहीं था, यानी यहाँ कोई नफरत का एलिमेंट जो है वो राइटर दिखाना नहीं चाहता कि सैयद मुसलमान है और लड़की सिख है और कॉमन कल्चर है, तो उसमें वो सारा ना। तो ऐसे में वो कोई मुनाफरत की सिचुएशन पैदा नहीं कर रहा, या उस कैरेक्टर के साथ कोई नफरत की कैफियत या नफरत का एहसास वो नहीं करता, उसके साथ उसको नहीं जोड़ता। लेकिन बहरहाल उसने एक उसके माइंड में फियर दिखाना था, वो तो उस सिचुएशन के जरिए दिखाया। और जाहिर है कि एक सिचुएशन के साथ दूसरी सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन के कई एलिमेंट्स जो है वो जुड़ते हैं, उनका इंसलाक होता है। सो यहाँ जो है एक वाकया लेकर आया है कब्रिस्तान, फिर वो सैयद, और फिर मुसलमान और सिख और कॉमन कल्चर क्या एलिमेंट जो है उसको शो किया है, जाहिर किया। अच्छा, अब आप देखिए कि यूं लगता है जैसे ये शब्द उसके पेट की गहराइयों से निकलकर बाहर आते थे। उसकी आवाज में भारीपन के साथ साथ एक कड़क सी होती थी। वो क्यों आता था, कहाँ को जाता था, इस बात का दीपू को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो अभी कमसिन है, अभी छोटी है उम्र में। इसलिए ऐसे माइंड में उसके सवाल जो है वो पैदा ही नहीं किए राइटर ने, या उनको दिखाया ही नहीं, उनको जाहिर ही नहीं किया। अच्छा, अब उस सुनसान जगह पर खड़े खड़े उसे सैयद का ख्याल आ गया। जाहिर है वो अपनी माँ के साथ संग्रांद की रस्म है, अपनी माँ के साथ गुरुद्वारे में आई है और माँ को मालूम ही नहीं है। और वहां से वो माँ के माइंड में यह है कि वो अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ कहीं मतलब काम वाम से कन्नी कतरा कर या दामन बचाकर वो
अपनी सखियों के साथ कहीं छुप छुपा कर खेल रही होगी, सो माँ को कोई वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस तरह आप नहीं है। क्योंकि उसके बचपन में सैयद कब्रिस्तान की तरफ से ही आया करता था। उन दिनों उसे लगता था कि सैयद कब्रिस्तान में ही रहता था और वहीं ही से उठकर उसके गांव की तरफ आता था। अब भी उसे डर सा लगा कि कहीं सैयद धुएं के बल खाते हुए सुकून की तरह कब्रिस्तान से उठकर उसकी तरफ न चला आए। हालांकि सैयद ने उसे कभी घूरा नहीं था, कभी उसे डांटा नहीं था, बल्कि वो तो उसके सर पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ जाता था। सैयद चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन वो उससे सदा डरती रही। बचपन का ये खौफ अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब ये एक फियर की कैफियत पैदा की है, यानी दिखाया है राइटर ने कि भाई उसके बैक ऑफ द माइंड, दीपू के बैक ऑफ द माइंड, दीप कौर के, दीपी के बैक ऑफ द माइंड एक फियर जो है उसको दिखाना राइटिंग की लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक सिचुएशन लेकर आया है। और जाहिर है इसका जो है कैरेक्टर की साइकोलॉजी के साथ भी जो है एक इंसलाक जो है वो कायम हुआ है या होता है। वो उस सुनसान जगह पर आने की कभी जुर्रत न करती, मगर जिसने उसे बुलाया था वो उसी के भरोसे यहाँ पर चली आई। ये एक रोमांटिसाइज किया है, रोमांटिसिज्म है। जाहिर है कि मोहब्बत की खातिर जो है वो इंसान जान, सर धड़, तन मन की बाजी लगा देता है बहरहाल। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। अगर वो वहां मौजूद होता तो फिर उसे किस बात का खौफ था, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या उसे गलत पैगाम मिला था? क्या पैगाम मिलने पर भी उसे वहां नहीं आना चाहिए था? लेकिन वो कैसे ना आती? अव्वल तो वो प्यार की खातिर आती, और अगर प्यार की खातिर नहीं तो खौफ के मारे तो जरूर ही आती। अब देखे, दो चीजें राइटर जो है एक साथ लेकर आया है, एक जो है फियर है, दूसरा लव है। यानी एक तरफ खौफ है तो दूसरी तरफ प्यार है। यानी अगर वो प्यार के लिए ना आती तो खौफ से आती, खौफ से ना आती तो प्यार के लिए आती। वो जिससे प्यार करती थी उससे डरती भी थी, लेकिन इस खौफ में उसे किसी परेशानी का एहसास नहीं होता था। इस मामले में इस मामले में डरना उसे अच्छा भी लगता था। क्यों अच्छा? अच्छा लगता था, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस सुनसान मकाम पर दीपी अपने आप को बिल्कुल अकेला पाकर अजीब सा महसूस करने लगी। आसपास कोई नहीं था। अपनी धुन में वो वहां तक भागती चली आई थी। अगर वो मिल जाता तो वो महसूस करती कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। उसे हैरानी होने लगी कि वो वहां तक अकेली आ कैसे गई। उसने बड़े हौसले से काम लिया था, लेकिन अब वो हौसला उसका साथ छोड़ रहा था। उसे वहम होने लगा कि ये देखिए, ये राइटर का कमाल है कि राइटर जो है एक प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर को कैसे डेवलप करता है, उसकी नफ्सियात को कैसे जो है वो निरेट करता है, बुनता कैसे है। ये राइटर के ऑब्जर्वेशन का कमाल है। उसने बड़े हौसले से काम लिया था, लेकिन अब वो हौसला उसका साथ छोड़ रहा था। उसे वहम होने लगा कि हरेक झाड़ी के पीछे भेड़िए बैठे अपनी दहकती आंखों से उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके दिल में ये खौफ भी पैदा हुआ कि कहीं वही सैयद कब्रिस्तान से निकलकर उसके उसकी तरफ न चला आए। अब देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन में इंसान के मन में तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। जब फियर की इंसान सिचुएशन में होता है और अकेला होता है और उम्र भी वो है कि जिसमें कई तरह के खौफ व खतर दिल में दामनगीर है, तो फिर जाहिर है वो 100 तरह के सवालात जो है वो जन्म लेते हैं। हवा में हल्की सी सर्दी की चुभन थी। चारों तरफ मैदानी इलाके में खेत ही खेत थे। अब देखिए, एक को एक फियर नहीं है,
मतलब इज्जत बचाने का भी एक है एहसास, फिर जान के महफूज सिक्योरिटी का भी एक एहसास दामनगीर है। भाई देखे ना, जान चली जाए, अब भेड़िए भेड़िए मतलब निकल कर आ जाए, अगर इंसान है तो इंसान मतलब उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये तरह तरह के खौफ जो है उसको दामनगीर है। हवा में हल्की सी सर्दी की चुभन थी। चारों तरफ मैदानी इलाके में खेत ही खेत थे। अब ये खेत ही खेत थे, यानी लैंडस्केप जो है इसका, देही जो इलाका है वो है। नहरों की उठी हुई पटरियां हैं, खेत हैं, जहां तहां पेड़ों के झुंडों में रहट मटीले धब्बों की तरह लग रहे थे। अब राहत आ गए, पेड़ों के झुंड आ गए, ये पूरा जो मंजरनामा है ये बता रहा है कि ये देही इलाका है। पूरब की समत उफुक की रेखा पर तुलू होते हुए सूरज का प्रकाश भी अभी नहीं दिखाई दे रहा था। यानी सूरज की तरफ आप मशरिक की तरफ जब देखते हैं, पूरब की तरफ देखते हैं, तो आपको यानी आसमान पर प्रकाश पर सूरज भी अभी दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ बैठी थी कि सितारों का कारवां आसमान से विदा होने को था। सितारों का कारवां आसमान से विदा होने को था। ये ये एक पोएटिक टच है। ये लाइन जो है वो शायराना लाइन है। वो समझ बैठी थी कि सितारों का कारवां आसमान से विदा होने को था, लेकिन शायबा उसे लेकिन शायद उसे गलती हुई थी। अभी दिन चढ़ने में काफी देर थी। अब जब 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 संग्रांद की रस्म होती है ना, तो संग्रांद की रस्म आपको मालूम है देसी महीने का पहला दिन होता है। और हर देसी महीने के पहले दिन गुरुद्वारे में जो सिख हैं वो पूजा पाठ के लिए इकट्ठे होते हैं, अपनी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। तो अलसबाह जो है वो चल पड़ते हैं घरों से। तो जाहिर है कि ये उसकी माँ ने उसे जो है वो भेज दिया है लंगर खाने की तरफ, और लंगर खाने से जो है वो आंख बचाकर जो है वो आगे चल पड़ी है। आगे जाहिर है वो जिस उस उसके मन में जो बात थी जो उसको आगे लेकर गई है वो आपके इल्म में है। वो गुरुद्वारे से इतनी दूर निकल आई थी कि वहां से कीर्तन, ढोलक और हारमोनियम की आवाजें भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अब ये संग्रांद की रस्म के साथ जुड़ी हुई, गुरुद्वारे के साथ जुड़ी हुई, या सिखों के रिलीजियस एस्पेक्ट को जाहिर करने वाले ये यानी कीर्तन है, और फिर हारमोनियम और ढोलक, तो जाहिर है ये तो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इनको अब चूंकि गुरुद्वारे का लफ्ज आ गया है तो फिर ये सारी चीजें आपस में जो है वो इनका एक इंसलाक जो है वो कायम आपस में होता है, बाहमी इंसलाक हम महसूस कर सकते हैं। यकायक ही उसने महसूस किया है कि उसे इतनी ही दूर अकेले नहीं आना चाहिए था। अब उसे इस बात में शक होने लगा कि वो वापस गुरुद्वारे तक पहुंच भी सकेगी या नहीं। अब मन में सवाल तो पैदा हो गया, तशकीक तो लाहक है। तो भाई क्या होगा, व्हाट टू नेक्स्ट। वो पछताने लगी। क्यों कि क्यों वो बिना किसी से कुछ कहे सुने इधर को भाग आई। अब ये पछतावा जो है ये जाहिर है, अब वो जो खौफ का एलिमेंट है उसने तरह तरह के सवाल उसके जहन में पैदा किए हैं, और पछतावा भी जो है उनमें से। अब वो पछताने भी बंदा लगता है कि यार ये मैंने क्यों किया ऐसा, मैं ऐसा ना करता तो अच्छा था। और अगर ये हो गया, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो फिर क्या होगा। उसके मन में बड़ी तेज ख्वाहिश उठी कि उसे जल्द से जल्द वापस पहुंच जाना चाहिए। उसने एक बार फिर चारों तरफ मायूसी भरी निगाह डाली और फिर चुनरी को सर और जिस्म पर अच्छी तरह लपेटती हुई सर झुकाकर वो गुरुद्वारे की तरफ चल दी। अब यहाँ उसने फैसला किया कि भाई मुझे तो अब वापस चले जाना चाहिए। सो वो गुरुद्वारे की तरफ जो है यानी उल्टे कदमों जो है वो वापस लौट पड़ी है। अभी वो चंद ही कदम चली होगी कि एकदम ठिठक कर रह गई। ये ख्याल उसे बाद में आया
वो इस तरह ठिठक कर रुक क्यों गई थी? वजह यह थी कि उसे वहां पर किसी और शख्स की मौजूदगी का एहसास भी हो गया था। उसने बेख्तियार अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया। उसकी फटी फटी आंखों के सामने चंद कदमों के फासले पर सचमुच ही एक शख्स खड़ा था। वो नहीं पहचानती थी कि वो कौन है। वो नहीं पहचानती थी कि वो कौन है। उसे लगा जैसे ईंट पत्थर और बबूल और शीशम की लकड़ियों को आपस में कूट फेंक कर कच्चे तालाब के मटीले पानी और पतले कीचड़ में गूंद कर एक लंबा चौड़ा पुतला बनाकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। उस शख्स के कानों में भी बाले झूल रहे थे। अब ये बाले झूलना, अब ये भी जो है वो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अगला कैरेक्टर दाखिल हुआ है उसका जो सरापा हमारे सामने उसका जो सरापा जो है, उसकी सरापा निगारी जो राइटर ने की है, तो उस शख्स के कानों में भी बाले झूल रहे थे। लेकिन ये बाले सींग के बने हुए नहीं थे, बल्कि सोने के बने हुए थे। पल भर को जो उसके मन में ये खौफ पैदा हुआ था कि शायद कब्रिस्तान वाला सैयद वहां पहुंच गया है, वो गलत निकला। ये सैयद नहीं था बल्कि सिख था। सितारों की मध्यम रोशनी में उसके बालों वाले चौड़े सीने पर सोने का बड़ा सा कंठा दमक रहा था। उसकी छोटी सी पगड़ी का एक शिमला मुर्ग की कलगी की तरह हवा में उठा हुआ था। अब ये उसका अपनी ऑब्जर्वेशन है कि वो अपनी रोजमर्रा जो देही कल्चर की जो के मजाहिर हैं उनको लेकर आता है कि उसकी छोटी सी पगड़ी का एक शिमला मुर्ग की कलगी की तरह हवा में उठा हुआ था और दूसरा शिमला कंधे को छू रहा था। उसके चेहरे पर बहुत कम गोश्त था। नाक और कानों की हड्डियां उभरी हुई थी, भवें उभरी हुई और आंखें छोटी छोटी, लेकिन दो चिंगारियों की तरह दहकती हुई सी लग रही थी। अब ये जो पूरा उसका हुलिया है, लफ्जों के जरिए उसका हुलिया जो है वो पोर्ट्रे किया है। यानी एक तस्वीर बना दी है राइटर ने। यानी वो कैरेक्टर जो दीपू या दीपी के सामने था, वो कौन था? उसकी दाढ़ी के बाल अब इतने कम थे कि लगता था कि जैसे मकड़ी ने उसके गहरे गेहूं रंग के चेहरे पर हल्का सा जाला बुन दिया है। अब मकड़ी भी आ गई है। इतने धुंधले प्रकाश में उसकी मूंछों का एक बाल तक दिखाई नहीं देता था। सिर्फ नाक के नीचे बाईसाइकिल का काला सा हैंडल फैला हुआ नजर आता था। अब ये बाईसाइकिल का काला सा हैंडल, ये भी जाहिर है ये शहरी जिंदगी की डिपिक्शन तो उस तरह से नहीं है ना। अगरचे शहर में भी साइकिल का इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम कम। तो ये जितने वो मज़ाहिर लेकर आया है या जितने उसने सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं या जितने अनासिर व अवामिल का इस्तेमाल किया है, उनका ताल्लुक खास तौर से देही कल्चर से है, देही जिंदगी से है। दीपी के मन में सवाल उठा, यानी वो ह्यूमन साइकोलॉजी का कितना माहिर है कि वो फियर को भी ला रहा है, प्यार को भी ला रहा है और तरह तरह की बातें वो जो इंसान के बैक ऑफ द माइंड होती हैं उनको वो लेकर आ रहा है। यानी एक सिचुएशन के मुताबिक हर वो बात लेकर आ रहा है जो ऐसे ऐसे मौका पर जो है जो हो सकती है। दीपी के मन में सवाल उठा कि वो सिवाय उस शख्स के जिसे वो चाहती थी कोई और तो नहीं हो सकता था। उसने दबी दबी नजरों से सामने खड़े नौजवान के चेहरे का जायजा लिया। उसकी शक्ल प्रेमी की सी शक्ल नहीं लगती थी, यानी प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले इंसान जैसी उसकी शक्ल नहीं लगती थी। उसका चेहरा सपाट और खुरदुरा सा लग रहा था। उसके होंठ बंद थे और वो बिल्कुल साकिन सा खड़ा था। उसके बारे में दीपी को सिर्फ एक ही खास बात का एहसास हुआ,
वो ये कि अजनबी की दहकती आंखें लगातार उसी की तरफ देखे जा रही थी। अच्छा, वो उसके लिए अजनबी था। अब अजनबी क्यों था? मसलन एक लड़की है, उसका प्रेमी उसको बचपन में मिला हो, और फिर जो है वो 8-10 साल का वक्फा हो, तो फिर उसके बाद मुलाकात हो, तो बहरहाल ये फिर जो है वो एक अजनबियत का एहसास तो होगा ना। और यही एहसास जो है वो दीपी के भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था। कितने दुख की बात थी कि वो उसे पहचानती भी नहीं थी, पहचानती भी कैसे, वो उसे 6 बरसों के बाद देख रही थी। इन 6 बरसों में वो कितना बदल गया था। पहले तो उसका रंग अच्छा खासा निखरा हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल धुआं धुआं सा नजर आता था। चेहरे का खुरदुरापन जूं का तूं मौजूद था। दीपी के तस्वुर में भी ये बात नहीं आई थी कि इन चंद बरसों में वो इतना लंबा हो जाएगा। चाहे वो मोटा नहीं था, लेकिन उसकी हड्डियों और सीने के ढांचे और कंधों का फैलाव इतना ज्यादा था कि वो बिल्कुल जहाज की तरह लगता था। अब ये भी देख लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन भी जो है, यानी जहाज एक देही इलाकों में मतलब तमाम के लिए ही एक बिल्कुल जो है वो एक अनोखी चीज होती है, और जहाज जो है वो एक बड़ी देव हैकल चीज होती है। तो यहाँ राइटर के बैक ऑफ द माइंड जो है वो अपनी सिमिलीज भी उसी तरह लेकर आ रहा है, तशबीहात भी। यानी इतना ज्यादा था कि वो बिल्कुल जहाज की तरह लग रहा था। दीपी ने सोचा कि मौजूद नौजवान को भी उसे पहचानने में कठिनाई हो रही है, यानी मुश्किल पेश आ रही है। वो कैसी मूर्ख है, इस बात की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। आज से 6 बरस पहले वो सिर्फ 10 बरस की थी। उन 6 बरसों में वो खुद भी तो बहुत बदल गई थी। चाहे अपने आप को ऐसा न लगे, लेकिन जो शख्स उसे इतने बरसों के बाद देख रहा था, उसे तो पहचानने में होगी ही। 14 बरस की उम्र में ही उसने ऐसा जौबन निकाला था कि अगर उसे कोई 4 बरस के बाद भी देखता तो पहचान ना पाता। अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि मतलब दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। तो अब तो वो खैर 16 16 बरस की हो चुकी थी। उसके रूम रूम से जवानी फूट निकली थी। डरने की कोई बात नहीं। ये रोमांटिसाइज कर रहा है राइटर, ये रोमानवी फजा बना रहा है। उसके रूम रूम से जवानी फूट निकली थी, डरने की कोई बात नहीं। वहां सिवाय उसके प्रेमी के और कोई नहीं हो सकता था। 6 बरस पहले वो प्रेमी सिर्फ 14 बरस का लड़का था। उन दोनों की उम्र प्रेम करने की तो नहीं थी उस वक्त। उसके बरक्स उस उम्र में भी वो उससे डरती ज्यादा थी। यानी जब वो छोटी थी, 6 बरस की थी, तो उस वक्त उसकी जो जहनी हालत थी, जहनी कैफियत थी, कि वो उससे डरती बहुत थी और मोहब्बत कम करती थी। अजीब लड़का था वो। उन दिनों में भी वो कम मुस्कुराता और बहुत थोड़ी बातें करता था। 14 बरस की उम्र में जब उसे गांव से जाना पड़ा, तो विदा होने से पहले उसने डांट कर कह दिया था, दीपी, याद रखना, मैं तुम ही से शादी करूंगा। अगर तुम किसी और की पत्नी बनी तो तुम्हारा गला काट दूंगा। अब ये वो बात है, एक जुमला है जो डीपी से कहा गया है और उसके बैक ऑफ द माइंड है। और बचपन की बातें आपको मालूम है कि छोटी छोटी बातें भी याद होती हैं, और बैक ऑफ द माइंड जब आपके बैठ जाती हैं, आपके शऊर का हिस्सा बन जाती हैं, आपकी सेंसिबिलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, आप बड़े होते हैं, तो आप फ्लैशबैक में जब हम पीछे जाते हैं, जाकर किसी बात को याद करते हैं, तो एक वो बात आपको जो है वो एक तरह से जो है आपके मन में उथल पुथल पैदा कर देती है। तो बहरहाल कितनी अजीब बात थी, उस छोटी सी उम्र में ही एक कठोर चेहरे वाले लड़के ने उस पर अपना दावा जमा दिया था। शायद वो लड़का सिर्फ उम्र का कच्चा था, अक्ल का कच्चा नहीं था। इतने बरसों तक भी दीपी उसकी धमकी को भूल नहीं सकी। वो सदा
वो सदा उससे डरती रही। उसे विश्वास था कि चाहे उसे उस लड़के से प्रेम हो ना हो, लेकिन शादी उसी से ही करनी पड़ेगी। अब देखें, ये विश्वास का लफ्ज, प्रेम का लफ्ज, ये जो डिक्शन है, कठोर का लफ्ज, ये जो डिक्शन है, पत्नी का लफ्ज, ये लफ्जियात बता रही है कि ये यूपी का राइटर नहीं है, ये बहुत पढ़ा लिखा राइटर उस लिहाज से कि जिसकी एक पढ़े लिखे कल्चर में और उर्दू जबान के गहवारे में जिसका जन्म हुआ हो, ये वो नहीं है। जिसकी पैदाइश हुई हो वो नहीं है। यानी इसका किसी और कल्चर से, किसी और लैंडस्केप से ताल्लुक है, लेकिन उर्दू जानता है और अपने कल्चर, उसकी रूट्स जो है अपने कल्चर में है राइटर की। और जाहिर है कि जब वो नॉवेल के कैरेक्टर्स को जैसे जैसे प्लॉट की कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको जिधर जिधर को लेकर जा रही है, जाहिर है उससे आपको पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक जो है जिस लैंडस्केप से है, वो लैंडस्केप ऐसा है कि जिसका ताल्लुक जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, इसका ताल्लुक शिमाली हिंदुस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। अब तक लड़के की मोहब्बत ने काले बादल की तरह उसे चारों तरफ से घेरे रखा। उसे उलझन भी होती थी, परेशानी भी होती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो मोहब्बत के उस गहरे काले बादल की हदूद से बाहर नहीं आ सकती। अजीब बात ये थी कि वो उस धुंध से बाहर निकलना भी नहीं चाहती। देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो फितरत ने वदीयत किया हुआ है इंसान के अंदर। और वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो, दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक हो, ये एक फितरी एलिमेंट है, एक फितरी जज्बा है जो इंसान के अंदर बहरहाल जो है वो मौजूद है, बिल्ट इन है। अब इंसान जाहिर है जिस चीज को रोमांटिसाइज कर अस्सलाम रहा है। वालेकुम सर। सर कैसे हैं? जी, तो सितारों के प्रकाश में वो एक दूसरे से चंद कदम के फासले पर खामोश खड़े थे। आखिर डीपी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम जस्सू हो? सितारों के प्रकाश में वो एक दूसरे से चंद कदम के फासले पर खामोश खड़े थे। आखिर डीपी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम जस्सू हो? उसका नाम जस्सा सिंह था। उसे लोग सिर्फ जस्सा भी कहते थे, लेकिन उसे याद आया कि बचपन में दीपी उसे जस्सू ही कहा करती थी। उसके बंद होंठ होंठ खुले और वो अपनी भारी बेसुरी और सपाट आवाज में बोला, मैं जस्सू हूं। यह सुनकर दीपी का दिल नाच उठा। सबसे बड़ा इत्मीनान उसे यह था कि उस वक्त वो किसी खतरे में नहीं थी। यानी देखिए, एक वो जिस कॉज के लिए आई थी, वो चीज उसके, वो वो कॉज उसके सामने था, और वो जिस डायलेमा की कैफियत में थी वो उससे भी बाहर निकल आई थी। जस्सू देखने में जैसा भी हो, लेकिन उससे खतरा तो कोई नहीं हो सकता। वो तो उसका अपना था जिसने खुद पैगाम भिजवाकर उसे बुलाया था। अब देखिए, अब वो ये बराह रास्त पैगाम रसानी भी नहीं है। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि उसने पैगाम किसी जाहिर पैगाम भिजवाकर उसे बुलाया, तो इसका मतलब यह है कि पैगाम देने वाला दोनों के माबैन कोई और है, को तीसरा कैरेक्टर है। यानी ये उस अहद या उस दौर की कहानी है जिसमें पैगाम रसानी बराह रास्त नहीं है। कुछ देर बीत गई, वो दोनों ही खेत की मुंडेर पर बैठ गए। वो ज्यादातर खामोश रहे। बीच बीच में दीपी उससे कोई बात पूछ लेती, जस्सू उसकी हर बात का छोटे से छोटा जवाब देकर खामोश हो जाता। राइटर ने पहले ही उसका इस तरह का कैरेक्टर हमारे सामने रखा है, यानी सामईन के सामने रखा कह लीजिए, या रीडर्स के सामने इस तरह का कैरेक्टर जो है वो बिल्डअप किया है
जस्सा सिंह का या जस्सू का, कि वो बहुत कम बोलता था। दीपी ने पूछा, तुम गांव से कब लौटे? जवाब क्या दे रहा है? कल। दीपी ने जानबूझकर यह सवाल किया था। उसके आते ही गांव में धूम मच गई थी और लोग कह रहे थे कि जस्सू को उसके चाचे ने भेजा है। जब दीपी के कान में यह खबर पहुंची कि जस्सू फिर गांव में आ गया है, तो वो जूं की तूं बैठी रह गई। देखने में वो खामोश और साकिन थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। ये जाहिर है करैक्टर की जो साइकोलॉजी है उसका पता चलता है कि राइटर जो है वो एक करैक्टर के जहन में क्या चल रहा है उसको कैसे जो है वो दिखा रहा है। वो अपने और जस्सू के बारे में सोचने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि जस्सू के बारे में कुछ सोचना बेकार था, क्योंकि वो जरूर उसे भूल चुका होगा। लेकिन जब दिन ढले, अल्लाह दित्ती उसका पैगाम लेकर आई। अब देखिए ना, वो तीसरा कैरेक्टर भी हमारे सामने आ गया। यानी जस्सा सिंह या जस्सू का पैगाम दीपी के पास लेकर आने वाला तीसरा कैरेक्टर अल्लाह दित्ती। अल्लाह दित्ती उसका पैगाम लेकर आई थी। लेकिन जब दिन ढले, अल्लाह दित्ती उसका पैगाम लेकर आई थी, तो उसे पता चला कि जस्सू उसे भूला नहीं था। ये बात सोचकर उसके मन में कई और सवाल, कई नई उमंगें उभर आईं। पैगाम में यह भी बता दिया गया था कि वो कब और कहाँ मिल सकते हैं। पैगाम पाकर उसके दिल में ये डर भी पैदा हुआ कि कहीं बात फैल ना जाए। और उसने अपनी सहेली से कहा, देखो ये बात किसी और से न कहना। इस पर अल्लाह दीदी ने उसकी तरफ फटी फटी आंखों से देखते हुए जवाब दिया, वो मेरा गला काट देगा। सखी की बात सुनकर दीपी को एहसास हो गया कि ये देखिए, एक खौफ है। खौफ की वजह से उसे इत्मीनान भी है, कि उसका इतना खौफ है कि भाई उसकी बात जो है अगर कहीं दाएं बाएं हुई तो उसको भी डर है, जिसने पैगाम रसानी का जो खबरी है या पैगाम रसा है उसे भी डर है। सखी की बात सुनकर दीपी को एहसास हो गया, यानी अपनी सहेली की बात सुनकर दीपी को एहसास हो गया कि अगर वो पैगाम पाकर भी कल सूरज तुलू होने से पहले जस्सू से मिलने न गई तो उसके गले की भी खैर नहीं। अच्छा, अब ये जो डर था ये लेकर गया था उसको। खेत की मुंडेर पर बैठे बैठे उसने फिर पूछा, तुम गांव में रहोगे ना? अब ये मुकालमे है, वापस चाचे के पास तो नहीं जाओगे अभी? गांव में कुछ आदमी है, उनसे निपट कर ही जाऊंगा। उन दोनों में मोहब्बत की कोई बात नहीं हुई। जस्सू ने उसे उंगली से छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी उसने महसूस किया जैसे जस्सू ने उसे सर से पांव तक मोहब्बत के नशे में नहला दिया है। अब मैं जाऊं? दीपी ने उससे पूछा। चली जाना, कहीं कोई आ ना जाए। वो कहते चली जाना। अच्छा, वो कहती है कहीं कोई आ ना जाए। कोई आ भी गया तो वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। दीप, अब ये वो एलिमेंट है कि यानी अगर एक कल्चर्ड आदमी हो तो वो इस तरह की बात नहीं करेगा। यानी डराने वाली, धमकाने वाली, मारने वाली, मरने वाली, ये उस कैरेक्टर की जैसी साइकोलॉजी है, जैसे कल्चर से उसका ताल्लुक है, जैसी सोसाइटी से उसका ताल्लुक है, या जैसा उस प्रोटैगनिस्ट को दिखाया गया है, जैसा वो था वैसा दिखाया गया है। अगर यही नॉवेल जो है इंतजार हुसैन का लिखा होता तो ऐसा कैरेक्टर की ऐसी साइकोलॉजी नहीं होती। ये कैरेक्टर जो है चूंकि एक ऐसे लैंडस्केप से था तो उसकी साइकोलॉजी भी वैसी ही है। यानी वो उसे कह रहा है कि वो अब जाहिर जाहिर अपने एक और फियर की वजह से वो कह रही है कि कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए, और वो जाने के लिए इजाजत मांग रही है। तो वो उसे बता रहा है कि भाई कोई आ गया तो वो मतलब जो है यहाँ से वापस नहीं जाएगा। दीपी ने चौंक कर जस्सू की तरफ देखा तो गोया ये था उसका प्रेमी। उसने मन में सोचा। अब हम आगे चलते हैं। पहला गिलाफ।
वारिस शाह को कोट करते हैं। जाहिर है पंजाब के लैंडस्केप से ताल्लुक है नोवेल के राइटर का। जेड़ा आस करके डिगे आन दवारे, ज्यों ओस दा कदे न ज्यों ओस दा कदे न तोड़िए जी। वारिस शाह पीतम दी गौर करिए, हथ आजजी दे नाल जोड़िए जी। जेड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, जियो ओस दा कदे ना तोड़िए जी। ये एक विजडम है, ये एक बसीरत है। जेड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, यानी जो आपके पास खुद रिक्वेस्ट लेकर आए, आपके कदमों में गिर जाए, उसका जो है वो दिल वारिस शाह कहते हैं कि कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और वारिस शाह पीतम दी गौर करके, हथ आजजी दे नाल जोड़िए जी। अच्छा, अब क्या है कि वारिस शाह क्या कह रहे हैं कि अपने आप से उनका तखातुब है, असल में इंसान से तखातुब है वारिस शाह का, कि भाई अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है और आजिज़ी के साथ वो अपने दिल से जो है आजिज़ी के साथ आपके सामने सरेंडर करता है, तो उसके साथ भी जो है वो मुरव्वत के साथ और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। 12, अगर कोई आस करके दरवाजे पर आ गिरे तो उसका मन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। है वारिस शाह, अच्छा वो यतीम है, वारिस शाह यतीम दी गौर करिए। अच्छा, ए वारिस शाह यतीम की देखभाल करनी चाहिए और उसके सामने आजिज़ी से हाथ जोड़ने चाहिए। अब बहरहाल ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रहम का एलिमेंट है, जिसको कोट किया है राइटर ने। वारिस शाह के बहुत बड़े राइटर, पंजाब के बहुत बड़े राइटर वारिस शाह के हवाले से कोट किया है। और जाहिर है कि वारिस शाह जो है वो पंजाब का बहुत बड़ा एक बसीरत रखने वाला राइटर है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ये उर्दू का स्लैंग नहीं है, ये पंजाबी का स्लैंग है। अच्छा, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। कच्ची ईंटों गारे के बने हुए मकानों कच्ची ईंटों गारे के बने हुए मकानों वाले गांव के बाहर, भंगियों के कुएं के करीब, धरेक के 2-3 दरख्त बिल्कुल साकिन खड़े थे। अब धरेक के 2-3 दरख्त, भंगियों के कुएं, गारे के बने हुए मकान, कच्ची ईंटें, ये सारा, अब ये जो आप देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, ये जो सारा मंजरनामा आपके सामने है, आप इसको अपने बसीरत की आंखों से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, अपने तख़य्युल में ला सकते हैं इसे। उनकी घनी पत्तियों और शाखाओं में से जैसे धुंध बहुत धीरे धीरे बह बह कर बाहर को आ रही थी। दरख्तों के उस झुंड से कुछ दूरी पर कब्रिस्तान के करीब से होकर आने वाले कच्चे चौड़े रास्ते पर कुछ साए गांव की तरफ आते दिखाई दिए। अगर इतनी गाढ़ी धुंध ना होती तो परछाइयों की वाज़ेह सूरत दिखाई दे जाती। एक घोड़े के ऊपर 14 बरस का लड़का और घोड़े के आगे आगे लगाम थामे छोटी सी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा सिख। अब ये पूरा जो यहाँ आपके सामने एक मंजरनामा है, एक सिचुएशन है, एक सूरत वाक़या है, यहाँ जो लफ्जियात का इस्तेमाल किया गया है उनसे पता चल रहा है कि ये गांव का मंजरनामा है। ये लैंडस्केप शहरी जिंदगी को दिखाने वाला लैंडस्केप नहीं है। गांव वाले अपने अपने घरों के भीतर भीतर अंगीठियों में सूखे उपले दहकाए हाथ पांव सेक रहे थे। अब हाथ पांव सेकना, अंगी सूखे उपले, अब ये क्या है, घरों के भीतर, घरों के यानी दरमियान में। अगर कोई शख्स बाहर खड़ा होता तो उसे गांव की तरफ बढ़ने वाली परछाइयां भूतरी थी मालूम होती। इतनी सर्दी इतनी ज्यादा थी कि झुंड दरख्तों के झुंड के नीचे वाले दरख्तों के झुंड के नीचे
दाने भूनने वाली भट्टी के भीतर घुसे कुत्ते भी अपनी थूथनियां टांगों में छुपाए चुपचाप पड़े थे। अब देखे, दाने भूनने वाली भट्टी, ये भी पंजाबी का स्लैंग है। अच्छा, भट्टी के भीतर भीतर घुसे कुत्ते भी अपनी थूथनियां टांगों में छुपाए चुपचाप पड़े थे, ये पंजाबी का स्लैंग है। यहाँ तक कि उन परछाइयों को आते देखकर उन पर भौंकने की भी उनको ख्वाहिश नहीं हुई। घोड़ा चलते चलते दरख्तों के नीचे पहुंचकर यूं रुक गया जैसे खिलौने की चाबी खत्म होने पर वो रुक जाता है। बहुत मरियल गंदे बालों वाला घनौना घोड़ा था। उसकी गर्दन के बाल मले सा मले भभूत मले साधुओं की जटाओं की तरह गीले गीले से नीचे को लटक रहे थे, और उसके कुछ बाल दोनों कानों के बीच बीच में से आगे को लटक कर आंखों में घुसे जा रहे थे। बूढ़े ने घोड़े के रुकते ही अपनी चुंधी और तेज आंखों से मुड़कर लड़के की तरफ देखा और खरखराती आवाज में कहा, लो जसू, ये है तुम्हारे चाचा का गांव। लड़के का नाम जस्सा सिंह था। उसके सर के बाल ऊपर के जूड़े में कसकर बंधे थे। जूड़ा भी इतना भारी था जैसे भूरी भैंस टांग उठाकर उसके सर पर गोबर का ढेर लगा गई थी। जूड़ा बिल्कुल नंगा था, यहां तक कि उस पर जाली भी नहीं बंधी थी। जूड़े के आसपास खोपड़ी पर मैली पगड़ी के 3-4 बाल लेटे दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा जम्बूर की तरह दिखाई दे रहा था। बूढ़े की बात सुनकर उसका चेहरा जूं का तूं बना रहा। वो बिना कुछ कहे छलांग लगाकर घोड़े से नीचे उतर पड़ा। अब ये सारी ये जो सिचुएशन है, ये सारी की सारी जो है वो एक तरफ तो सिख एस्पेक्ट को जाहिर कर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो देही लैंडस्केप को जाहिर कर रही है, यानी गांव का कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है। वो लड़का नाटा सा था, नाटा सा था। घोड़े की तरह मरियल ना होते हुए भी उसकी एक एक हड्डी देखी जा सकती थी। अभी उसने भद्दा सा खद्दर का पजामा और गाढ़े का कुर्ता पहन रखा था। गाढ़े का कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते के नीचे से सुतली का बटा हुआ मैला कमरबंद झांक रहा था। इतनी सर्दी के बावजूद उसने अपने जिस्म पर सिर्फ एक फटा हुआ खेस लपेट रखा था। अब ये खेस भी जो है, ये लफ्ज भी जाहिर है, यानी डिक्शन से पहचाना जाता है बोलने वाला, लिखने वाला, कि वो किस तरह का डिक्शन इस्तेमाल कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, यानी ये लैंग्वेज जो है वो किस एरिया की है। तो ये अपने डिक्शन से पता चल जाता है। वो यतीम और मुफलिस दिखाई देता था, अगरचे उसके कानों में सोने की छोटी छोटी बालियां झूल रही थी। बूढ़े ने थके हुए घोड़े की तरफ देखा। शायद वो सोच रहा था कि अब वो मरियल घोड़ा जस्सू के चाचा के तवेले तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। रास्ते भर वो दोनों बारी बारी घोड़े की सवारी करते रहे थे। आखिर में बूढ़े ने लगाम को हल्का सा झटका दिया तो घोड़ा यूं खड़ा रहा जैसे वो काठ का बना हो यानी लकड़ी का बना हो, यानी बेजान। नीज जैसे वो कुल्फी की तरह जम कर रह गया हो। जाड़ा है, सर्दी है, तो कुल्फी की तरह जम कर रह गया हो। ये कुल्फी काठ का बना हुआ, तो कुल्फी की तरह जम कर रह गया हो। आखिर उसकी टांगें हिली। जस्सू ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर आगे को धकेला।
इस तरह वो तीनों जस्सू के चच्चा बग्गा सिंह के तवेले की तरफ बढ़े। अब यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जस्सू के चचा का नाम, जस्सा सिंह के चचा का नाम बग्गा सिंह है। के चचा बग्गा सिंह के तवेले की तरफ बढ़े। तवेले के अंदर उलझी उलझी दाढ़ियों वाले कई अशखास 3 टोलियों में बटे इधर उधर बैठे थे। हर एक टोली के बीच में दहकते हुए उपलों की कच्ची अंगीठी रखी थी। अब दहकते हुए उपलों से आप अंदाजा कर लेंगे कि यहाँ गैस से चलने वाले वो नहीं है चूल्हे, या वो बर्नर का लफ्ज भी नहीं लेकर आया, गैस भी नहीं लेकर आया। उपले की कच्ची अंगीठी रखी थी। उनकी ढीली ढाली पगड़ियों में से सर के चौथाई या उससे कुछ कम बाल गद्दियों पर लटक रहे थे। हर एक शख्स खासा हट्टा कट्टा था। अब हट्टा कट्टा का लफ्ज भी जो है ये भी पंजाबी लैंडस्केप को जाहिर कर रहा है। उस डिक्शन, ये वहां का डिक्शन, वो सब सोच विचार में डूबे हुए थे। लगता था कि वो किसी बड़े अहम संजीदा मसले पर विचार कर रहे हैं। यानी गौर कर रहे। ये तवेले का कमरा था, लगभग 20 कदम चौड़ा और 45 कदम लंबा। कमरे का एक कोना तो कई किस्म की चीजों से अटा हुआ था। बैलगाड़ियों के भारी भरकम पहिए दीवार के साथ टिके हुए थे। अब ये उसकी जुजियात निगारी है, वो एक एक चीज को जो है वो दिखा रहा है। ये तवेले का कमरा था, लगभग 20 कदम चौड़ा और 45 कदम लंबा। तो ये देखिए, ये जुजियात निगारी पर भी राइटर को कमाल हासिल है। बैलगाड़ियों के भारी भरकम पहिए दीवार के साथ टिके हुए थे। टूटे फूटे हल और पंजारियों का अलग अंबार था। अब पंजारियां खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले फावड़े, खुरपे, कंगे वगैरह भी बिखरे हुए थे। एक मेज की तरह की भारी तख्त उस टूटे फूटे सामान से जरा अलग रखी हुई थी। उसके एक सिरे पर चारा काटने की दस्ती मशीन लगी हुई थी। पहले ये तख्त तवेले के बाहर वाले सेन में पड़ा रहता था, मगर अब सर्दी की वजह से अंदर रख दिया गया था। कमरे में बेहद मध्यम रोशनी थी। सभी लोगों के चेहरे मोम के बने हुए मालूम होते थे। इतने में एक भारी चेहरे वाले शख्स ने बैठे बैठे जरा ऊपर की तरफ देखा और कहा, बगिया वो तीनों भाई हैं। अच्छा, ये है उसकी जुजियात निगारी राइटर की।